आदाब। एक सवाल एक जवाब कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मसीहुज़्ज़मा अंसारी। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब। आपका परिचय है, आपका संबंध हैदराबाद से है और आप विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव के लिए काम करते हैं। आज हमारा सवाल है एक सवाल एक जवाब कार्यक्रम में कि क्या इस देश में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, जैसा कि विपक्ष दावा करता है। अपोजिशन पार्टीज़ लगभग सभी और बहुत से राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ता ये दावा करते हैं और हमेशा से करते रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं। लेकिन ये दावे पिछले कुछ वर्षों में और भी मजबूती के साथ किए जाते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं, ऐसे में देश का भविष्य क्या होगा। तो मेरा सवाल यही है कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएं कमज़ोर होने लगें तो फिर ऐसे में एक नागरिक का और एक सामाजिक संस्थाओं का क्या कर्तव्य होता है। भारत हमारा एक रिपब्लिक स्टेट है। हम जब इसको रिपब्लिक कहते हैं तो भारत की सरकार भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से चलती है और जिस मुल्क की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन पर होती है उस मुल्क को हम रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। तो ये बात साफ है कि हमारा देश भारत ये ना तो मनुस्मृति पर चलता है ना बंच ऑफ थॉट्स पर चलता है, ये चलता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत की डेमोक्रेसी को ताकतवर बनाने के लिए, भारत की डेमोक्रेसी को लॉन्ग लाइफ रखने के लिए उसने कुछ इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए इंस्टीट्यूशंस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ये बात कि हमारी डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, उसमें लेजिस्लेटिव है, दूसरा जुडिशरी है, तीसरा एग्जीक्यूटिव है। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंटली देश की बेहतरी के लिए, देश की तरक्की के लिए, देशवासियों के आराम पहुंचाने के लिए काम करते हैं। असल में हमारे देश का जो ओनर है वो हमारे देश का सिटीज़न है, हमारे देश का नागरिक है। और सारी इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब इंस्टीट्यूशंस इन ओनर्स की आसानी के लिए, इन ओनर्स की सुविधा देने के लिए, इन ओनर्स की खुशी के लिए काम करना होगा। और अगर इंस्टीट्यूशंस शहरियों के ऊपर आका बनने की कोशिश करें तो फिर यहाँ के नागरिक को इस बात का पूरा अख्तियार है कि वो इस तरह की सोच का भरपूर मुखालिफत करे। अब संविधान ने जहाँ 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाया है कि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ का काम यह है कि नेचुरल जस्टिस पर क़वानीन को बनाएं, भारत की जो मुख्तलिफ कल्चर्स हैं उनको अकोमोडेट करने वाला क़ानून बनाएं, ऐसा क़ानून जो हर शहरी को वो आसानी फ़राहम करता है, जस्टिस फ़राहम करता है, फेयर डील फ़राहम करता है, इस तरह का क़ानून बनाएं। अगर लेजिस्लेचर्स नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ कोई क़ानून बनाते हैं तो फिर शहरियों पर यह आज़ादी होती है कि वो उसको इस तरह अमेंड करें कि वो नया क़ानून नेचुरल जस्टिस के तहत आ जाए। दूसरा काम हमारी उन एग्जीक्यूटिव्स का है जो पूरी सरकार चलाते हैं। पार्टीज़ आते जाते रहते हैं और ये एग्जीक्यूटिव्स परमानेंट होते हैं। 60 साल तक, उस उम्र तक हमारे एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं, जिसमें सारे सिविल सर्विस के लोग आते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को अपना गार्ड या गॉडफादर ना बनाएं, बल्कि उनके तहत ना चलें, बल्कि संविधान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको चलना चाहिए। तो अगर ये एग्जीक्यूटिव्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहत चलते हैं तो वो अपना भी नुकसान करेंगे और फिर इस देश के फ्यूचर का भी नुकसान करेंगे। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप हमारे दस्तूर में दिया गया है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का है। तो ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और दीगर कोर्ट्स वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करें और ऐसा काम करें जिससे आम नागरिक को उनके दिए हुए फैसलों पर आसानी फराहम हो सके। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं वो है हमारा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी उसको चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट काम करें और सबके साथ फेयर डील करें। तो अगर ये करने में
अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो फिर जो भी सरकार बनेगी वो देश की सरकार कहलाएगी। अगर ये इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के लिए काम करता है तो जो भी सरकार बनेगी वो देश की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की सरकार बनेगी। तो ये इस तरह का जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन हैं और फिर इसी तरह से बहुत सारे कमीशंस जो ह्यूमन राइट्स के मुतालिक हैं, ऐसे भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिपेंडेंट अगर काम करते हैं तो इस देश के लिए वो एक आसानी फराहम करते हैं। अभी चंद सालों से ये देखा जा रहा है कि हमारे डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के पार्टी इन पावर के ताबेदार बन जा रहे हैं, और स्पेशली 2004 से ऐसा लगता है कि ये सब एक ही पार्टी के लोग हैं। तो इससे हमारी डेमोक्रेसी जो बनी है वो ये बाय स्ट्रगल से बनी है कि हमारी डेमोक्रेसी वो बांग्लादेश की तरह या नेपाल की तरह नहीं बनी है। हमारी डेमोक्रेसी बनी है कि हमने तकरीबन 200 साल अंग्रेज़ों को भगाने के लिए स्ट्रगल किया है, और हमने बहुत सारे डेमोक्रेसीज़ को समझकर और उसको पढ़कर हमने अपनी डेमोक्रेसी को बनाया है। तो 70 साल ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का ताल्लुक़ इस पर है कि यहाँ की पब्लिक और यहाँ के इंस्टीट्यूशंस कितने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हैं। ये बात बहुत सही है कि डेमोक्रेसी का फ्यूचर का इन्हिसार दो चीज़ों पर है। एक कि इसके शहरी जो है वो जागृत होना चाहिए, दूसरा ये इंस्टीट्यूशंस मजबूत होना चाहिए, वो अपने दिए हुए काम पर चलना चाहिए। और ये दोनों चीज़ें जब कमज़ोर पड़ती हैं तो ऐसे मुल्क पर डिक्टेटरशिप आने को कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि मुख्तलिफ जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैं कि मोनार्की का सक्सेस का इन्हिसार बादशाह के इज़्ज़त पर होता है। अगर लोग बादशाह की इज़्ज़त करते हैं तो मोनार्की चलती है, और जिस दिन लोग बादशाह की इज़्ज़त ख़त्म कर देते हैं तो फिर नेपाल में जैसा वाक़या हुआ वो हो जाता है। इसी तरह डिक्टेटरशिप की जो गवर्नेंस है उसकी लाइफ का ताल्लुक़ उसके टेरर से है, और डिक्टेटर टेरर करना छोड़ दे तो उसकी डिक्टेटरशिप भी चले जाती है। इसी लिहाज से डेमोक्रेसी की सक्सेस का जो इन्हिसार है वो पब्लिक के बाशऊर होने पर और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के मजबूत होने पर है। तो हम ये समझते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी ये रात रात आने वाली डेमोक्रेसी नहीं है। हमने 200 साल इसके लिए स्ट्रगल किया है, और ऐसी जो भी सोच, सियासी सोच जो समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से वो डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करेंगे, तो देश की जनता उसको हरगिज़ नहीं मानेगी। ठीक है, हम खामोश रह सकते हैं, लेकिन जनता बदलेगी तो सरकार बदलने में वक्त नहीं लगता है।